चलिए आज बात करते हैं पुलवामा हमले की। ये भारत की सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। आज हम इस साजिश की एक एक परत खोलेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन-कौन शामिल था। ये कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 की सुबह से। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया प्यार के मैसेज भेज रही थी और दूसरी तरफ देश के कुछ बेटे बर्फीली सड़कों पर अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़े थे। एक ऐसा दिन जो एक रूटीन ड्यूटी से शुरू हुआ था लेकिन एक राष्ट्रीय त्रासदी पर जाकर खत्म हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं उस आखिरी सफर के बारे में। हुआ ये था कि भारी बर्फबारी की वजह से कई दिनों से रास्ता बंद था और रास्ता खुलते ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं था। सोचिए 78 गाड़ियां थीं जिनमें 2547 जवान सवार थे जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। जवानों की संख्या इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि कई दिनों से हाईवे बंद था और इसी वजह से बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ कुछ सामान्य बसों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एक ऐसी मजबूरी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और जानते हैं, इसी लंबे सफर के बीच किस्मत का अपना ही खेल चल रहा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक जवान थे कांस्टेबल वासुदेव। वो एक छोटे से स्टॉप के बाद अपनी तय बस में चढ़ नहीं पाए। ये एक मामूली सी चूक थी लेकिन इसी वजह से उनकी जान बच गई क्योंकि उन्हें मजबूरन दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ा। वहीं एक और बस में हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह अपने हंसते खिलखिलाते साथियों का एक छोटा सा वीडियो बना रहे थे। उन्होंने वो वीडियो अपनी पत्नी को भेजा जो घर के लिए उनका आखिरी पैगाम साबित हुआ। ये सब उस तूफान से पहले की शांति थी, इससे ठीक पहले कि काफिला पुलवामा जिले में दाखिल होता। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर दोपहर के करीब 3 बजे एक ऐसे आतंकी हमले ने इस शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक नीली कार तेजी से आई। उसने काफिले की कई गाड़ियों को ओवरटेक किया और सीधा जाकर काफिले की 5वीं बस में टकरा गई। उस कार में 200 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक भरा हुआ था। धमाका इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसकी गूंज किलोमीटरों तक सुनाई दी। हाईवे पर एक गहरा गड्ढा बन गया था। 40 बस एक पल में। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ये पिछले 3 दशकों में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे खतरनाक आतंकी हमला था। इस एक हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने हमलावर का एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी बड़ी और खतरनाक साजिश की जड़ें कहाँ थीं? इसे अंजाम कैसे दिया गया? इस हमले की कहानी की जड़ें असल में दशकों पुरानी हैं। ये जुड़ी हैं जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से, जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक के बाद यात्रियों की जान के बदले में भारतीय जेल से रिहा करना पड़ा था। अब बात करते हैं उस आत्मघाती हमलावर की, आदिल अहमद डार। वो पुलवामा का ही एक स्थानीय नौजवान था। कहते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी और बस इसी घटना के बाद उसके मन में बदले की आग ऐसी जली कि वो आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। जैश में शामिल होने पर उसने अपना नाम रखा वकास कमांडो। लेकिन आदिल डार तो सिर्फ एक मोहरा था। इस हमले का असली मास्टरमाइंड कोई लोकल नहीं था बल्कि एक ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादी था, मोहम्मद उमर फारूक। वो आईडी बनाने का एक्सपर्ट था और जैश के सरगना मसूद अजहर का अपना भतीजा था। उसे खास तौर पर एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए ही कश्मीर भेजा गया था। फारूक का प्लान बहुत ही सोचा समझा हुआ था। सबसे पहले आरडीएक्स को पाकिस्तान से छोटी छोटी खेप में स्मगल किया गया ताकि वो आसानी से पकड़ में न आए। फिर यहीं के कुछ लोगों की मदद से छिपने के लिए सुरक्षित ठिकानों का इंतजाम हुआ। इसके बाद एक गाड़ी खरीदी गई और उसमें बड़ी ही सावधानी से विस्फोटक फिट किए गए और आखिर में सही टारगेट की पहचान के लिए सुरक्षा बलों के काफिलों पर नजर रखी गई। इस हमले के बाद जाहिर है पूरे देश में गुस्से की एक जबरदस्त लहर थी और अब भारत ने 2 मोर्चों पर जवाब देने की तैयारी की, एक डिप्लोमेटिक और दूसरा मिलिट्री। हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर
और मकसद था पाकिस्तान के काफी अंदर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करना, ताकि भविष्य के खतरों को पहले ही रोका जा सके। ये एक ऐतिहासिक कदम था। 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ऐसा कोई हमला किया हो। और ये ऑपरेशन बहुत तेजी से किया गया। पूरा मिशन सिर्फ 21 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान करीब 1000 किलो विस्फोटक गिराए गए। नतीजा, जैश की सबसे बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी तबाह हो गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 350 आतंकवादी मारे गए। तो मिलिट्री जवाब तो दे दिया गया था, लेकिन जमीन पर इस साजिश की एक-एक कड़ी को जोड़ने का मुश्किल काम तो अब शुरू हुआ था। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को। पर NIA के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमलावर मर चुका था, गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे और मौके पर कोई शुरुआती सुराग भी नहीं था। मतलब जहां हमला हुआ वहां तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो सवाल ये था कि आखिर ये केस सुलझेगा कैसे? और फिर NIA को पहला सुराग मिला, वो भी ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। धमाके वाली जगह से करीब 250 मीटर दूर एक कार की चाबी मिली। और इसके महीनों बाद एक बिल्कुल अलग एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकी के पास से एक टूटा-फूटा मोबाइल फोन बरामद हुआ। बस सब्र और थोड़ी सी किस्मत ने इस केस की गुत्थी सुलझाने का रास्ता खोल दिया था। वो टूटा हुआ फोन वो इस केस के लिए खजाना साबित हुआ। जब उसका डेटा रिकवर किया गया तो उसमें से कुछ ऐसी तस्वीरें मिलीं जो मास्टरमाइंड उमर फारूक, हमलावर आदिल डार और एक लोकल मददगार शाकिर बशीर को एक साथ जोड़ रही थीं। इन तस्वीरों ने साजिश में शामिल लोगों के चेहरे साफ कर दिए थे। इसके बाद जैसे ही शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया गया, उसने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने सब कुछ उगल दिया कि RDX कैसे स्मगल किया गया, हमले की आखिरी तैयारी कैसे हुई, एक-एक बात। उसके बयान ने समझिए सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। इस पूरी जांच को 13,800 पन्नों की एक चार्जशीट में समेटा गया, जिसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे एक जांच जो लगभग जीरो से शुरू हुई थी, उसने इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बेशक इस हमले ने देश को झकझोर दिया था, पर उसके बाद हुई जांच और जवाबी कार्रवाई ने यह साबित किया कि हर साजिश के पीछे सबूत और सच दोनों रह जाते हैं।